हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। आजकल मेरा डिस्कशन है मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी केमिस्ट्री को सीखना और समझना शुरू किया है। तो आइए उसी क्रम में आज एक और नए आर्टिकल के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल। तो आइए आज की हेडिंग को सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। हेडिंग नेम है आधुनिक परमाणु मॉडल, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माय डियर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। अंडरलाइन करते हैं अपनी हाईलाइट को। तो माय डियर, उम्मीद है आज का उद्देश्य आप सबको क्लियर है। तो इस एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करूं आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं आखिर वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एटॉमिक मॉडल को हमें दिया। तो माय डियर, ये इंसिडेंट है 1926 की, 1926 की। याद रखिएगा डेट, 1926 वाज द ईयर और साइंटिस्ट नेम वाज श्रोडिंगर। उम्मीद है याद आ गया होगा। तो 1926 ने श्रोडिंगर ने इस मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को डिजाइन किया था। और यह मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हमारे इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर निर्भर था। किस पर? हमारे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। और जो मेरे व्यूअर्स इसको लेकर तनाव में आए हैं, हम कह सकते हैं इसे वेव नेचर। तो हमारा ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में, ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर निर्भर करता था। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर, तो हमें इसके लिए वापस इससे 2 साल पीछे जाना होगा। द ब्रोगली को समझना होगा। द ब्रोगली वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन दैट अ इलेक्ट्रॉन कैन शो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, द पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर। आपको पता होगा 1924 में सबसे पहले द ब्रोगली ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ तरंग के गुण भी विद्यमान रहते हैं। तो माय डियर, हमारा ये एटॉमिक मॉडल जो श्रोडिंगर ने 1926 में डिजाइन किया था, वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर निर्भर करता था। और यदि हम 1926 से पीछे जितने भी हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, उनके एटॉमिक मॉडल्स की बात करूं, जैसे 1904 में थॉमसन ने दिया, वो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पर था, यानी इलेक्ट्रॉन को कण के आधार पर उन्होंने माना था। 1911 रदरफोर्ड की बात करूं, उन्होंने भी अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह बिहेव कराया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह माना था। 1913 की बात करूं, नील्स बोहर ने जब एटॉमिक मॉडल दिया था, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति पर निर्भर करके ये अपना मॉडल दिया। और यदि 1919 की बात करूं, समरफील्ड की बात करूं, तो समरफील्ड ने भी अपना एटॉमिक मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कण मानते हुए ही डिस्क्राइब किया। तो माय डियर, थॉमसन रहे हों, रदरफोर्ड रहे हों, बोहर रहे हों, समरफील्ड रहे हों, इन सब ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को डिफाइन किया था। लेकिन 1926 में जब श्रोडिंगर ने अपना एटॉमिक मॉडल डिजाइन किया, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ तरंग की नेचर को भी मानते हुए
अपना परमाणु मॉडल दिया। तो मैं चाहूंगा मेरे सारे व्यूअर इस बात को समझें, यह पहला ऐसा एटॉमिक मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को माना गया था, कंसीडर किया गया था। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे आधुनिक परमाणु मॉडल में जो आती है वो ये है, प्रत्येक परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। आइए इसको फर्स्ट ना लेकर इसे नोट ले लेते हैं। अब करते हैं एक एक करके सब बातें। द फर्स्ट परमाणु के केंद्र में उपस्थित नाभिक, जिसके अंदर इसका समस्त धनावेश रहता है, उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां नाभिक में धनावेश होता है। और नंबर 2, नाभिक के चारों ओर का वह रिक्त क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो माय डियर, जब श्रोडिंगर ने अपना एटॉमिक मॉडल डिजाइन किया था 1926 में, जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर डिपेंड करता था, उसके पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता था, तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1, परमाणु का केंद्र में उपस्थित नाभिक जो धनावेशित होता है, और नाभिक के चारों ओर का रिक्त क्षेत्र जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर? ये आधुनिक परमाणु मॉडल की 2 स्टेटमेंट्स थी। अब नाभिक के बारे में तो अभी डिजाइन नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि नाभिक के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसे श्रोडिंगर ने कैसे डिफाइन किया। तो सेकंड पॉइंट का डिवाइडेशन लेके चल रहा हूं माय डियर। नोट लिखते हैं। श्रोडिंगर ने अपने परमाणु मॉडल निम्न तथ्यों को बताया। कौन कौन से तत्व थे? सबसे पहले एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं जिससे हम उनको याद रख सकें। नंबर 1 बताया था उन्होंने कोश, नंबर 2 बताया था उन्होंने उपकोश, और नंबर 3 बताया था उन्होंने कक्षक। और जो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये कहते हैं सर इनको थोड़ा सा इंग्लिश में और बता दीजिए, शेल, सब शेल एंड
ऑर्बिटल्स। इसके साथ साथ इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, बोहर ने बता दिया था। इन्हें उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और इन्हें सिंपल कक्षक ही कहा गया है। तो माय डियर, इनको इस नाम से भी जान लीजिए। यानी आधुनिक परमाणु मॉडल के अंदर जो श्रोडिंगर ने डिजाइन किया था 1926 में, उन्होंने 3 मेन क्लासिफिकेशन दिए, कोश यानी शेल, उपकोश यानी सबसेल और ऑर्बिटल यानी कक्षक। एक एक करके सबको उठा लेते हैं और क्लियर करते हैं अब क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग हम बात करने जा रहे हैं शेल। जैसे मैंने अभी कहा था, हम इसे कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन फ्यूचर हम इनमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन कक्षाओं या कक्ष, याद रखिएगा दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, में गति करते हैं, उन्हें कोश कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं शेल, कोश या ऊर्जा स्तर क्या है। यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर, चाहूंगा इस बात को आप लोग एकदम क्लियर समझें कि इन कक्षाओं को हम कक्ष भी कह देते हैं, कई बार इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की कंसेप्ट हैं और इनको हमने इन्हें निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, आइए दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। इन फ्यूचर यदि मैं n बराबर 1 लिखूं, इसका मतलब आज तक आप जानते आए हैं पहली कक्षा। लेकिन आज के बाद जब हम श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल पर जाएंगे तो इसे हम कहेंगे कि शेल। जब हम n = 2 लिखेंगे तो माय डियर इसे हम कहेंगे L शेल, L शेल। सिमिलरली जब हम n = 3 लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे M शेल। जब हम n = 4 लिखेंगे, इसे हमारी केमिस्ट्री में कहेंगे N शेल। तो आपको समझना होगा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के अंदर कोशों को n बराबर 1 की जगह k शेल कहा गया। n मतलब 2 यानी दूसरी कक्षा, जो हमें समरफील्ड, रदरफोर्ड वगैरह ने बताई थी। तो अब हम दूसरी कक्षा ना कहकर उसे L शेल कहेंगे, तीसरी कक्षा ना कहकर M शेल कहेंगे और चौथी कक्षा ना कहकर N शेल कहेंगे। और यदि पांचवी होती तो शायद हम n बराबर, यानी कि लिख के दिखा देता हूं आपको जिससे कंफ्यूजन ना रहे, यदि n बराबर 5 होती तो मेरी केमिस्ट्री में O शेल कहलाती वो माय डियर। तो उम्मीद है अब आप कोश समझ गए। और इन कोशों को भी श्रोडिंगर ने उपकोशों के अंदर क्लासिफाइड कर दिया था।
तो आइए अब दूसरी हेडिंग उठा लेते हैं हम, उपकोष, जिसे आप सभी लोग सब सेल या एक और नाम से जानते हैं, सब एनर्जी लेवल। उपकोष यानी कि सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल क्या है, क्या कैसे डिफाइन करते हैं, आइए आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक कोष उपकोषों से मिलकर बनता है। ये मुख्यतः निम्न प्रकार हैं। अब ये कौन कौन से हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं हम। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। सबशेल बता चुका हूं पहले भी, फिर भी यदि आप परेशान हो तो उपकोष, उम्मीद है ये आप क्लियर हो गया होगा। और माय डियर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैसे आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि साइंस तो स्पेशलिटी इसी चीज़ की रखती है कि हम जो चीज़ नहीं बताते, नहीं सोच पाते, उसको भी ये डिफाइन करने की कोशिश करती है कि हर उपकोष के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और आपकी बात जानकारी के लिए बताऊं, यदि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे अब आप कहेंगे सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें, हर उपकोष की बात करूंगा यहां माय डियर, हर उपकोष की बात करूंगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की। तो इन सब के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सर्टेन है। इट कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन and 14 electrons. So my dear, according to the modern atomic model, S subshell can have 2 electron and these are the maximum capacity of S subshell. याद रखिएगा मेरे डियर फ्रेंड्स कि जितने भी एक कक्षक हैं, उपकोष हैं, इन सब के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सर्टेन होते हैं। यानी एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। अब क्वेश्चन, क्या सर इसमें इससे कम नहीं रह सकते? यस माय डियर, इससे कम तो रह सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं रह सकते। सो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई बाई एस पी डी एफ सबशेल्स। इज दैट क्लियर? उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यह है हमारे यहां उपकोष के बारे में बात, सबशेल के बारे में बात। आइए लास्ट आर्टिकल पर जल्दी से आ जाते हैं। अब बात करेंगे कक्षक, जिसे हमारे यहां ऑर्बिटल भी कहा जाता है। सबसे पहले एज यूजुअल सर परिभाषा बता दीजिए। आइए, नाभिक के
चारों ओर का वह रिक्त त्रिविम क्षेत्र। अब त्रिविम क्षेत्र सुनने के बाद कई सारे मेरे व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूं। त्रिविमीय क्षेत्र जो एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट एक्सिस पर डिफाइन किया जाता है। उम्मीद है 3 डायमेंशनल अब आप वर्ड क्लियर है। तो त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाते हैं। याद रखिएगा माय डियर्स, और इसमें एक बात और चाहूंगा जो आप नोट से याद करें। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण सदैव विपरीत होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का चक्रण सदैव दक्षिणावर्त। बच्चे नाराज हुए? क्लॉकवाइज। उम्मीद है दक्षिणावर्त खत्म हो गया टेंशन। वह दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण यदि चक्रण भी नहीं समझ पाते तो स्पिन सदैव वामावर्त, और वामावर्त फिर परेशान कर रहा है तो हम इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। होता है। तो माय डियर, जितने भी मेरे व्यूअर्स अब इस समय मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा किसी भी कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और उन बोथ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो एंटायरली डिफर होगा एक दूसरे से। हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, कक्षक के अंदर दिखाया जाएगा, उसका स्पिन क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होगा, और सेकंड का हमेशा वामावर्त होगा। यानी कि यदि एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं, सपोज दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यदि ये ऑर्बिटल का प्रेजेंटेशन है और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर रहा हूं, ये जो 2 एरो हैं, ये दोनों एरो इलेक्ट्रॉन को दर्शाएं, तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी जो हमेशा एंटी क्लॉक स्पिन को रिप्रेजेंट करेगी। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको
एक कक्षक के बारे में यानी कि ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको लिखा है, कक्षक के बारे में। और ये इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट करने की कोशिश की है मैंने, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाने की कोशिश की है अप साइड एरो से और डाउन साइड एरो से। याद रखिएगा, उम्मीद है यहां तक क्लियर। तो माय डियर, ये था हमारा श्रोडिंगर का मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। अभी काफी कुछ इसके अंदर बताना बाकी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर इन सब को कवर करना शायद मेरे डियर्स बहुत टफ हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपकी सहूलियत का ख्याल रखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। जल्दी ही इससे आगे का वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।